नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस चैनल पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत टीचर की जो है वो क्लास चल रही थी 2026 में जो परीक्षा होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर विशेष रूप से थ्योरी की क्लास चल रही है। और हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है हमारा प्रत्यय प्रत्यय है। और प्रत्यय में हमने पहले बहुत कुछ प्रत्यय पढ़ लिया है। आज का हमारा प्रत्यय है णवुल और तृच प्रत्यय। तो आज हम अध्ययन करते हैं णवुल और तृच प्रत्यय के बारे में, उसको कुछ समझते हैं। तो णवुल और तृच प्रत्यय यहाँ पर केवल इस चैनल पर क्या है कि जो फालतू की चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी, जो फैक्ट है वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं णवुल और तृच प्रत्यय। णवुल और तृच प्रत्यय कहाँ इसका प्रयोग होता है कि णवुल और तृच प्रत्यय का जो लगने वाले हैं, ये णवुल और तृच प्रत्यय ये किस प्रकार के प्रत्यय हैं? ये धातु प्रत्यय हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? धातु प्रत्यय पढ़ रहे थे, जो धातुओं में लगने वाले प्रत्यय हैं। अच्छा, ये आपको यहाँ पर समझना है कि णवुल और तृच प्रत्यय का जो प्रयोग है वो धातु से कर्ता और वाला के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। यानी हमें धातु से यदि कर्ता बनाना है तो किन प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा? णवुल और तृच प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा। णवुल और तृच प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में होता है? आपके कर्ता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और कर्ता को हम क्या कहते हैं? वाला के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे करने वाला, चलने वाला, है ना। यदि चल धातु के साथ लगाएंगे तो चलने वाला बनेगा, है ना। कर क्रय धातु के साथ में लगाएंगे तो करने वाला बनेगा। तो ऐसे ही णवुल और तृच, इन दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो कर्ता बनाने के लिए या वाला के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। णवुल और तृच प्रत्यय के कुछ सूत्र हैं आतो युको चित कृतो। आतो युक चिण कृतो। आतो युक चिण कृतो, यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि णवुल प्रत्यय परे होने पर, है ना, णवुल प्रत्यय परे होने पर धातु के जो अकारांत धातु है, अकारांत, दीर्घ अकारांत धातु है, उस दीर्घ अकारांत धातु को, यानी धातु के बाद में युक का आगम हो जाता है। और युक का आगम होगा लसक तद्धिते सूत्र से, का संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ या बचेगा। क्या बचेगा? या शेष रहेगा। तो यतो युक चिण कृतो, यतो युक चिण कृतो सूत्र यह कहता है कि यदि हम णवुल प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं? किसी धातु में णवुल प्रत्यय लगाते हैं, और णवुल प्रत्यय लगाते समय यदि वह धातु के अंत में यदि अकारांत आ जाता है, दीर्घ अकारांत आ जाता है, तो वहां पर आपको युक का आगम होगा, अर्थात यकार का आगम होगा। सीधा सीधा यहाँ पर यह समझना है कि आतो युक चिण कृतो, इस सूत्र से यकार का आगम होगा। अगला सूत्र क्या कहता है कि युवार नाको। युवार नाको सूत्र क्या कहता है कि णवुल और तृच, जो णवुल प्रत्यय है, इस णवुल प्रत्यय का जब हम धातु के साथ लगाते हैं तो ला की क्या होगा? ला की संज्ञा होगी। और अणा, जो अणा है, इसकी चटु संज्ञा सूत्र से क्या हो जाएगी? इस संज्ञा होकर के इन दोनों का लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है? भू शेष रहता है। क्या शेष रहता है? भू। यानी ला, जो हलंत्यम ला है, णवुल का जो हलंत्यम ला है, णवुल प्रत्यय का जो हलंत्यम ला है, इसकी क्या होगी? इस संज्ञा हो जाती है। और जो पूर्व में जो अणा है, इसकी भी क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है चुटु सूत्र से। और क्या शेष रहेगा? भू शेष रहेगा। तो भू जब शेष रहता है तो युवार नाको सूत्र कहता है कि युवार नाको सूत्र क्या कहता है कि यू और भू को क्रमशः क्या हो जाता है? यानी यू को तो अन आदेश हो जाता है और भू को क्या आदेश हो जाता है? अक आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? युवार नाको सूत्र से।
इतना आपने यहाँ पर समझ गए होंगे। अब उदाहरण में देखते हैं कि जैसा कि उदाहरण में दिया है जन। जन धातु है, क्या है? जन धातु है। तो जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न करना, यानी उत्पन्न होना। तो जन धातु है उत्पन्न होना। जन धातु है, जन धातु का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। इसमें हम णबुल प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? णबुल प्रत्यय लगाएंगे। णबुल प्रत्यय लगाने से पहले हमें यह देखना है कि णबुल प्रत्यय किसके अर्थ में होता है? कर्ता के अर्थ में होता है। यानी ये जो धातु है इसको क्या बनाना है? हमें कर्ता के अर्थ में, यानी कर्ता ही बनाना है। धातु को क्या बनाना है? कर्ता बनाना है। और यानी वाला, और उससे जब हम उच्चारण, यानी जब उसका अनुवाद करते हैं, जो कर्ता है उसका अनुवाद करते हैं, तो वाला का अर्थ निकलता है। जैसे कि जन है, जैसे कि करने वाला, इस तरह से। तो जन धातु है, जन धातु के साथ में हम क्या लगा रहे हैं? णबुल प्रत्यय लगा रहे हैं। णबुल प्रत्यय में जो ला है इसकी हलंतम सूत्र से इस संज्ञा होकर के और तसलोपे सूत्र से इस ला का लोप हो जाता है। इसी तरह से जो णबुल प्रत्यय का जो आगे जो अणा है इसकी चुटु सूत्र से क्या हो जाएगा? इस संज्ञा होकर के और इसका भी लोप हो जाता है। तो क्या शेष बचता है? भू शेष बचता है। तो जन प्लस भू, तो जन प्लस भू शेष बचता है। अब जन प्लस भू बच गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये सूत्र लगेगा योवार नाको। योवार नाको सूत्र लगेगा। योवार नाको सूत्र क्या कहता है कि यदि यू और भू को क्या आदेश करना है? अनु। अब यहाँ पर यू तो है नहीं, यू तो यहाँ पर यू को क्या करना है? अनादेश करना है, और वू को क्या करना है? अक आदेश करना है। अब यहाँ पर जो है वू है, क्या है? वू। तो वू को क्या आदेश होगा? अक आदेश होगा। किस सूत्र से? युवार नाको सूत्र से। तो वू को क्या आदेश होगा? इस वू को अक आदेश होगा। तो आगे क्या लिखेंगे? जन प्लस अक, जन प्लस अक। तो यहाँ पर हलंत है इस जन में, और यहाँ पर मैं हलंत लगा देता हूं, जन प्लस अक। तो जन में हलंत है, तो जन प्लस जन धातु है, जन उत्पन्न करना, तो अक। अब इसको हम क्या करते हैं? इनको संधि करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या रूप बनेगा? जन के, जन के, यानी उत्पन्न करने वाला। इसका क्या अर्थ निकला? जन के, उत्पन्न करने वाला। यानी जन के शब्द बना किससे? जन जो धातु है इससे जन के शब्द बना णबुल प्रत्यय लगाने पर। तो सीधा सा यहाँ पर है कि णबुल प्रत्यय का जो प्रयोग है वो धातु से कर्ता और वाला के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। यानी धातु से हम जब कर्ता बनाते हैं, सीधा सीधा है कि धातु से हमें कर्ता बनाना है, और कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? णबुल प्रत्यय लगाएंगे। और णबुल प्रत्यय भी लगाएंगे और तृच प्रत्यय, दोनों प्रकार के प्रत्ययों को हम लगाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे कि योवार नाको सूत्र से जो है वू को क्या आदेश हुआ है? अक आदेश हुआ है। तो क्या रूप बना है? जन प्लस अक, चन के, यानी उत्पन्न करने वाला। इसी तरह से दृश्य, दृश्य है देखना, दृश्य माने देखना है, और देखने में णबुल प्रत्यय लगाएंगे ला की हलंतम सूत्र से इस संज्ञा होकर के, और तस्लोपे सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। आगे जो अणबुल का अणा है, अणबुल का अणा है, उसको जो है चुटु सूत्र से इस अणा की संज्ञा हो जाएगी, और इसका तसलोपे सूत्र से इसका लोप हो जाता है, और क्या शेष रहता है? भू शेष बचता है। तो दृश्य धातु है, दृश्य माने देखना, और भू जो है णबुल प्रत्यय का शेष बचा हुआ शब्द अक्षर है भू। अब इस भू के बाद में हम क्या सूत्र लगाएंगे? योवार नाको सूत्र लगाएंगे। योवार नाको सूत्र यह कहता है कि भू को क्या आदेश होगा? अक आदेश होगा। इस भू को क्या आदेश होगा? अक। तो इस भू की जगह क्या आएगा? अक। भू की जगह क्या आएगा? अक। अब जब अक आएगा तब हम इन दोनों की संधि करेंगे, तो क्या रूप बनेगा आपका? जो ये रा है ऊपर चला जाएगा, तो दर्शक है, दर्शक है। तो दृश्य माने देखना, और णबुल प्रत्यय के साथ में क्या लगा? दर्शक है, यानी देखने वाला, देखने वाला यानी दर्शक है, यानी कर्ता के अर्थ में आया है, दर्शक है, देखने वाला, इसका अर्थ निकलेगा। इसी तरह से प्र प्लस श्रय प्लस णबुल प्रत्यय लगाएंगे,
तो क्या बनेगा, श्रय माने प्र प्लस श्रय, तो प्रेस प्रेस प्र प्लस श्रय धातु है, प्र उपसर्ग है, श्रय धातु है और नवुल प्रत्यय है। तो इसी तरह से एक अगला शब्द बनेगा आपका कर्ता या वाला के अर्थ में बनाना है, जहां पर भी नवुल प्रत्यय आए। प्रसार के यानी प्रसार के बनेगा, और प्रसार के यानी फैलाने वाला। जब हम इसका अर्थ करेंगे तो क्या बनेगा, फैलाने वाला यानी प्रसार के यानी कोई कर्ता है। इसी तरह से दा है, दा है, दा धातु है देना, और दा धातु के साथ में हम णवुल प्रत्यय लगाते हैं। तो णवुल प्रत्यय में क्या होता है कि जो दा धातु है ना, ये दा धातु है, इसमें एक नियम याद रखना है कि जब भी हम किसी धातु के साथ में यदि णवुल प्रत्यय लगा रहे हैं और उस धातु के अंत में यदि दीर्घ अकारांत आए, दीर्घ अकारांत आए, तो उसके दीर्घ अकारांत के दीर्घ अकारांत के बाद में क्या होता है, युक का आगम हो जाता है, यानी यकार का आगम होगा। जहां पर भी जो दीर्घ अकारांत धातुओं के साथ में यदि हम णवुल प्रत्यय लगाते हैं तो उनके मध्य में किसका आगम होता है, यकार का आगम होता है। तब हम क्या इस दा जो धातु है, इस दा धातु से क्या अर्थ निकाल सकते हैं, धातु से हम कर्ता या वाला का अर्थ निकाल पाएंगे। तो दा प्लस णवुल प्रत्यय तो क्या बनेगा, दायक यानी देने वाला। इसी तरह से क्रय है, क्रय में णवुल प्रत्यय लगाएंगे, और क्रय में णवुल प्रत्यय जब लगाते हैं तो यहाँ पर भी एक नियम होता है कि यदि आपका क्रय, आपका ऋषि वाला यदि रा आ रहा है तो इसका क्या आदेश होगा, दीर्घ आदेश यहाँ पर हो जाएगा। ऋषि वाला यदि क्रय इस तरह से आ रहा है तो णवुल प्रत्यय लगाने पर जो ऋषि है उसका क्या आदेश होगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो दीर्घ आदेश होगा णवुल प्रत्यय के साथ में, तो क्या रूप बनेगा, कारक, कारक। इसी तरह से त्रय है, तो त्रय में क्या है, री है, तो री का क्या आदेश होगा, दीर्घ आदेश होगा, तो णवुल प्रत्यय के साथ में क्या बनेगा, तारक है। और ये लकार है और ये अणा है, इसकी तो इस संज्ञा हो जाती है, भू शेष बचता है, और भू के स्थान पर फिर क्या आ जाता है, अक आ जाता है, यो वारणा को सूत्र से। तो अक आ जाता है, अक आने के बाद में जो आपका धातु है, जैसे ऋ त्रय है, त्रय का ऋषि है, यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि जो हो जाएगी यहाँ पर, वृद्धि ने दीर्घ होगा, दीर्घ दीर्घ आदेश होगा, तो दीर्घ आदेश जो होगा वो आपका पूरा रूप बनेगा तारक है। तो इस तरह से जो आपका णवुल प्रत्यय है और तृच प्रत्यय है, इनसे क्या होता है कि धातु से कर्ता या वाला के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कुछ तृच धातु के साथ में कि तृच धातु है, उनके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। आगे हम णवुल प्रत्यय के बाद में तृच प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को और देख लेते हैं कि तृच प्रत्यय जो है उनके उदाहरणों से समझते हैं। कि जैसे उदाहरण दिया है हनु प्लस तृच प्रत्यय। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि णवुल प्रत्यय हो या तृच प्रत्यय हो, इस तृच प्रत्यय का जो प्रयोग भी है वो धातु से कर्ता या वाला के अर्थ निकालने के लिए किया जाता है। यानी धातु से यदि हमें कर्ता अर्थ में यदि हम जिस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वो आपका तृच प्रत्यय भी होगा। तो तृच प्रत्यय देखते हैं कि हानु प्लस तृच प्रत्यय। तृच प्रत्यय है, इस तृच प्रत्यय के जो चा है, इस चा की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। आपके जो चा है इसकी इस संज्ञा हो जाएगी, क्या शेष रहेगा, त्रय शेष रहेगा। तो हनु प्लस त्रय, हनु माने मारना होता है, ये धातु है, और इस चा की इस संज्ञा हो जाती है, त्रय शेष रहता है। तृच प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, त्रय शेष रहेगा। तो त्रय शेष रहेगा, आगे हम उसको लिख देंगे हनु प्लस त्रय, हन प्लस त्रय लिख देंगे, और हन प्लस इसके बाद में त्रय का और हन धातु के साथ में क्या करते हैं, संधि करते हैं। तो क्या रूप बनेगा, क्या मूल शब्द बनेगा, हंत्रय। क्या मूल शब्द बनेगा, हंत्रय। तो मूल शब्द तो ये बनेगा हंत्रय, लेकिन जब हम इसका रूप चलाएंगे, रूप चलाएंगे कर्म के अनुसार, जो भी
वाक्य में जब हम रूप चलाते हैं तो रूप चलाते समय क्या रूप बनेगा, इस हंत्रे का हंता बनेगा, यानी हंता। फिर इसका क्या अर्थ निकलेगा, हंता यानी मारने वाला। तो हन धातु है और इस धातु से हमें क्या क्या किया है, धातु से कर्ता के अर्थ में, है ना, धातु से हमें कर्ता के अर्थ में किसका प्रयोग किया है, किस प्रत्यय का प्रयोग किया है, त्रच प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो हन माने मारना होता है और हंता यानी मारने वाला। तो इस तरह से जो त्रच प्रत्यय है, इस त्रच प्रत्यय का जो चकार है इसका लोप हो जाता है, त्रय शेष रहता है। और आगे जब त्रय शेष रहता है तो क्या बनता है, इसको हन और त्रय को लगाने के बाद में हंत्रय, और जब हम इसका रूप चलाते हैं तो क्या रूप बनता है, हंता यानी मारने वाला। इसी तरह से गम धातु है, गम धातु के साथ में त्रच प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं, त्रच प्रत्यय लगाते हैं। तो जो त्रच प्रत्यय का जो चा है, इस चा की क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाएगी। और जब चा की इस संज्ञा हो जाएगी और आगे क्या है आपका अनुस्वार है, तब हम गम और त्रय इन दोनों का संधि करेंगे और इन दोनों प्रत्ययों को जो संधि के जो नियम है वो यहाँ पर लागू होंगे। और फिर क्या मूल शब्द बनेगा, गंत्रय। क्या मूल शब्द बनेगा, गंत्रय। गंत्रय के बाद में जब हम इस का रूप चलाते हैं वाक्य के अनुसार, यानी जो आपका जो त्रच प्रत्यय यानी वाक्य के अनुसार जब हम रूप चलाएंगे, यानी आपका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग के हिसाब से जब हम रूप चलाते हैं तो क्या बनेगा, गंत्रय का गंता, गंता यानी जाने वाला। तो गम धातु के साथ में त्रच प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बना, रूप चलेगा गंता। इसी तरह से श्रु है, श्रु माने सुनना होता है, श्रु के साथ में त्रच प्रत्यय लगाएंगे और त्रच प्रत्यय जो है वो किस अर्थ में बने, किस अर्थ में लगता है, आपके कर्ता के अर्थ में लगता है। जो त्रच प्रत्यय है वो कर्ता के अर्थ में लगता है, किससे, धातु से। अब श्रु माने सुनना होता है, अब इस धातु से हमें क्या बनाना है, कर्ता के अर्थ में त्रच प्रत्यय लगाना है। तो चा की इस संज्ञा हो जाएगी, त्रय शेष बचेगा। तो श्रु प्लस त्रय और इसका आगे जो मूल शब्द है वो क्या बनेगा, श्रोत्रय। क्या बनेगा, श्रोत्रय। और जब इसके रूप चलाएंगे तो रूप किस तरह चलेंगे, श्रोता। ये आपका श्रोता बनेगा यानी सुनने वाला। तो श्रु सुनना होता है और त्रच प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बना, श्रोता यानी सुनने वाला। तो श्रोता में कौन सा प्रत्यय हुआ, त्रच प्रत्यय हुआ। इसी तरह से दा है, दा प्लस त्रच प्रत्यय लगाएंगे तो दा त्रच प्रत्यय लगाने पर जो है चा की संज्ञा हो जाती है, मूल शब्द क्या बनता है, दात्र बनता है। दात्र के बाद में हम इसकी जब रूप चलाते हैं तो क्या बनता है, दाता यानी दाता देने वाला, यानी दा धातु है, दा धातु के साथ में त्रच प्रत्यय लगाया और त्रच प्रत्यय जो है किसके अर्थ में लगता है, आपके धातु से कर्ता के अर्थ में, यानी धातु से हमें क्या बनाना है, कर्ता बनाना है त्रच प्रत्यय लगाकर। तो धातु से दा धातु के साथ में त्रच प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बना, दाता। इसी तरह से क्री धातु है, क्री धातु का अर्थ होता है खरीदना और इसके साथ में जब हम त्रच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो चा की इस संज्ञा हो जाती है और जो त्रय है वो शेष बचता है। और क्री और त्रय को हम क्या करते हैं, फिर संधि करते हैं तो मूल शब्द क्या बनता है, क्रेतृ। कैत्र बनता है, क्या बनता है, कैत्र बनता है। तो क्रेत्र बनता है, तो जब हम इसके रूप चलाते हैं तो क्या बनेगा, क्रेता यानी क्रेता यानी खरीदने वाला। तो इस तरह से ये आपके णवुल और त्रच प्रत्यय हैं। तो णवुल और त्रच प्रत्यय इन दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो धातु से कर्ता के अर्थ में इसको प्रयोग होता है, यानी कर्ता के बनाने के लिए धातु से जब हम कर्ता को बनाते हैं तो किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, णवुल और त्रच प्रत्ययों का प्रयोग होता है और उनसे वाला का अर्थ निकलता है, जिससे कि हंता मारने वाला, श्रोता सुनने वाला, क्रेता खरीदने वाला, गंता जाने वाला, दाता देने वाला। तो वाला के अर्थ में क्या होता है, कर्ता होता है, यानी कर्ता का अर्थ निकलता है वाला से।
तो इस तरह से ये आपके णबुल और तृतीय प्रत्यय हैं